This episode is truly special as we step into the first month of the new year. We wish you all health, wealth, and abundant prosperity in the year ahead. To start the year on the right note, we've curated some golden nuggets from past episodes, focusing on money, wealth, and investments. I hope these timeless insights inspire you to align your financial goals and set the tone for a truly prosperous year ahead. Let's make 2025 remarkable together. Manish, can you tell us a little about, what do I put a number, figure to it, monetize कैसे करना क्या करना? Did all those thoughts, did it come to you? How is that? तो इनिशियल में मोनेटाइजेशन का बड़ा चक्कर हुआ कि इसको मोनेटाइज कैसे करें मुझे पता नहीं, क्योंकि सब चीज़ों के लिए पता होता है आपको कि यार इसका रेट ये होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट गेम जैसी चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि खिलाने के क्या पैसे लोगे आप। मेरे को यूँ समझ, जब मुझे पहले बोला कि मनीष तुम चार्ज क्या करोगे, मैंने कहा चार्ज, इसका चार्ज भी हो सकता है। मैंने कहा, तो मेरे मुंह से निकला आपको जो देना है दे दो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कितना देना है। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए। तो मुझे लगा यार 1000 रुपीज़ तो ठीक है, मतलब अगर एक कोई आदमी 2 घंटे जाके 1000 रुपये ले लिया, और मेरे दिमाग में कैलकुलेशन पता है क्या चलती है, रोज़ के 2 घंटे 30,000 रुपये महीना। मैंने कहा सही है लाइफ, सेट है। हाँ सेट है। बट देन आई रियलाइज कि वो एक महीने में एक ही गेम्स के लिए आया था। मैंने कहा ये तो बेकार है। तो मैंने कहा ये तो नहीं वर्कआउट। फिर किसी को ने बोला कि जैसे, फिर काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, वो कहते यार आप खिलाना है जो, बट हमारे ना NGO है, हम पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, कुछ हम दे नहीं पाएंगे, बट आपका हम खाना पीना देख लेंगे। मैंने कहा यार दैट्स इज ऑल्सो फाइन, कि कोई खाना पीना तो कर देगा आज। उसमें भी मैं चला गया। फिर किसी ने बोला कि आप हमारे ऑफिस में आ जाओ, तो आप क्या चार्ज करोगे। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, सही बताऊँ तो। मैंने फिर जेन्युइनली सामने रखा कि मुझे नहीं पता, बट आपको जो अच्छा लगता है आप दे दो। तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए। तो मुझे 1500 लगा यार ये भी थोड़ा ठीक ही है, 1500 तो अच्छा है, आज थोड़ा ज़्यादा आ गया। फिर एक बार ऐसा हुआ 300 रुपये आए, तो ये ऐसा चल रहा था। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना कितना। तो मैंने कहा यार मेरा काम ये है कि मुझे गेम खिलाना अच्छा लगता है, आई विल कीप डूइंग दिस, लेट्स सी व्हाट इट कम्स। और ये मैं करता रहा। एंड ड्यूरिंग द टाइम मतलब इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, मतलब वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ जो अमाउंट था। एक टाइम मुझे ऐसा लगा था कि यार अच्छा मेरे एक सेशन का 1500 रुपये चार्ज है। फिर एक टाइम पे मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मेरे सेशन का 2000 भी हो गया। 2000 रुपये भी मिल जाते हैं जब मैं जाता हूँ तो 3 घंटे। और मुझे लगा यार 3 घंटा 2000 रुपये तो मिलना चाहिए, 3 घंटे तक लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, 50 लोग हैं, इतना तो बनता है। तो ये सब कैलकुलेशन चलती थी बैक ऑफ द माइंड थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सस्टेनिंग की तरफ धीरे धीरे मूव करना था। फर्स्ट वर्स टू गेमाथॉन को सस्टेन करना, दैट वो तो हो गया 2011 से 17 तक। बट नाउ था कि खुद को सस्टेन करना है, सो आई कैन कंटिन्यू दिस। तो मुझे पता नहीं था इसको मैं पैसा कितना चार्ज करूँ। तो लोगों ने जो दिया मुझे लगा यही वर्थ है। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जिसमें कि लाइक पीपल वांटेड टू हैव माय सेशंस एंड दे वर आस्किंग यार कुछ तो बता दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा हम कितना दे। तो मैंने बोला कि आप ना, आपको जो भी आपके हार्ट से आता है उस टाइम लग दो। तो एक सेशन में ऐसा हुआ कि मेरे पास में एक बार उदयपुर में एक सेशन कर रहा था, मैं बच्चों के साथ था। तो दे सेड कि यार हम एक पर किड कुछ आपको 100 रुपीज़ देंगे। मैंने कहा यार 100 रुपीज़ एक बच्चे का, 3 घंटे खिलाऊंगा मैं गेम। मैंने कहा ठीक है दे देना। अब इंटरेस्टिंग ये हुआ कि उसमें 100 बच्चे आ गए। तो मेरे लिए हो गया 10,000 का चेक। एंड दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जिसमें मेरे पास 3 घंटे के 10,000 रुपये आए हैं। मुझे लगा आज लाइफ सेट हो चुकी है। मतलब क्योंकि अगर मैं देखूँ अपने लिए, मेरी दिमाग में कैलकुलेशन चली 10,000 रुपये मतलब मेरा 3 महीने का रूम का किराया आ चुका है बीइंग इन उदयपुर। और मेरे पापा को मैंने बड़ा खुशी से बताया। मेरे पेरेंट्स कहते हैं आज किसी ने वैल्यू करी है तेरे काम की, यही तेरी वैल्यू है। और मुझे भी लगा आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मी। तो एक तरह तो ये लग गया। फिर एक टाइम एक कॉर्पोरेट ने सेशन किया नेक्स्ट टाइम, देन दे आस्क कि अच्छा हम आपको, आप चार्ज क्या करोगे। मैंने उन्हें बोला 10,000 बोल ही नहीं पाया मैं। मैंने कहा 6,000 क्योंकि 25-30 लोग थे। मैंने कहा 6,000। कहते वी आर ओके विद इट, आ जाओ। मैंने जाके सेशन किया। बट वो मेरी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल सेशन था मुझे लगता है, क्योंकि उसमें ना आई वॉज कंटिन्यू इन माइंड कि मुझे इनको 6,000 रुपये का कुछ देना है। इससे पहले तो आई वॉज डूइंग इट बिकॉज मुझे गेम्स खिलाने हैं। अब मेरे आ गया कि मुझे गेम खिलाने हैं बिकॉज मुझे 6,000 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं ये देखूँ तो मैंने कहा अगर मैं पैसा मांगता हूँ तो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, पैसा नहीं मांगता हूँ तो वो वर्कआउट कैसे करेगा, ये जर्नी मुझे नहीं पता। तो आई वॉज इन दैट डायलेमा दैट टाइम। आई मेट, मतलब ये हम कुछ दोस्तों से बात हुई, फ्रेंड से बात हुई, तो दे सेड कि यार मतलब तुम्हें जो जेन्युइनली लगता है वो आप बोल दो सामने। तो मैंने कहा यार जेन्युइनली मुझे पता भी नहीं कितना लगता है। तो वट आई कैन डू, आई कैन आस्क पीपल कि यार अपना बेस्ट दो। मैंने कहा अगर लोगों को मौका दिया जाएगा बेस्ट देने का तो शायद वो बेस्ट ही देंगे, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो आई डिड दैट एंड देन लोगों ने अपना बेस्ट भी दिया। मैंने एक लोधी गार्डन में दिल्ली में सेशन किया। आई आस्क्ड कि आप अपना बेस्ट दो, आपको जो भी लगता है। तो लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500। करते करते आई हैड अमाउंट
जो मेरे लिए डुएबल था। मैंने कहा यार ये ठीक है, मेरे लिए डुएबल है, इसमें आई कैन सर्वाइव अगर ऐसा मैं काम करता हूँ तो। So, Anamika, early on you faced a lot of challenges. You know, what were your challenges? What were your financial challenges? If you could share all of that. I think it was 2019. At that time, we were deep into debt. Like, because I had closed my business because of debt. It was around 50 lakhs. We still had no regular income. और आपका किस चीज़ का बिजनेस था? We were into licensed merchandise when we closed the business. But उससे पहले हम 5 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते थे दिल्ली में. And next 5 years we ran licensed merchandise startup, which was under which we used to create merchandise designs and products for film production houses, events, NH7 Weekender, EVC, EDC, जितने भी इवेंट्स होते हैं या जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, रेड चिलीज, शेमारू, UTV, इनके लिए हम मूवीज़ के मर्चेंडाइज बनाते थे. टी शर्ट्स, हुडीज, मैग्नेट्स, मग्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग, यू नेम इट एंड वी यूज्ड टू मेक इट. बट वी वर नॉट बिजनेस पीपल एट दैट टाइम. वी वर लाइक वी वर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट. एंड मैं आज भी जिनसे भी बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि एवरी अदर स्किल कैन टेक अ backseat. You need to know how to manage your finances. बेसिक तो सबको पता ही होना चाहिए. You can't say कि वो तो ये मैनेज करते हैं. You can't say that. It is no more allowed now. Like if you want to really step into like a logical space of making money and moving forward in your life, you will have to take finances in your hand to some extent. It's a skill to learn. It is a skill. It's a basic, like cooking. It's a basic skill. नहीं तो आप कि कहाँ गलती रही? लाइक वी हैव नो आइडिया हाउ टू. जो पैसा आ रहा है, अच्छा बेसिक गलती बताती हूँ. जो बेसिक गलती हम करते हैं, वी स्पेंड मनी इन एंटिसिपेशन ऑफ रिसीविंग मनी. करेक्ट. कि अरे परसों वहाँ से आ जाएंगे, चलो आज ही खर्च कर देते हैं. जब पैसे आ जाए उसमें से खर्च करो, जो है उसमें से मत करो ये सोचकर कि आएंगे ना. तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें वेंडर्स का जो नब्ज है ना, वेंडर्स की नब्ज बहुत देर में पकड़ में आई. It takes a lot of time. And we didn't have a mentor. We had mentors. We didn't have a mentor. So we used to ask random people as a source of help. And random people आपको random चीजें बताएंगे. Because they don't have the full bird's eye view ना. Exactly. उनको आपकी जर्नी नहीं पता है, तो वो अभी तो खैर अब तो the scenario has changed with so many coaches around and बहुत help available है अब. Available है, but I think we were very bad with asking help also. We were not very open about what we were going through. We would ask help very polished way में. So it's very beautiful thing. When you are going through a financial struggle, don't do it alone. Talk about it to your loved ones. They're always ready to support. Yeah. I got a lot of support. तो आपको लगता क्या नहीं मैं तो अकेले हम लोग हैंडल करेंगे. And we lost our business because of that, of not asking help. थोड़ा शेयर करते तो वो लोग गाइडेंस देते, थोड़ा Yeah. It is so simple. Okay, श्वेता, so आप ना थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए ना. You started, आपने हिम्मत दिखाई, सीड कैपिटल कहाँ से आया, and as a women entrepreneur, what were the early challenges that you faced? So, frankly, when I started this business, our bank balance, in fact, for me, even not just me, my husband also, because both of us left our jobs at similar times to pursue our dreams. So, my husband wanted to become a filmmaker and do some work around content. So, he left his media job, and I left this within a span of 6 months. And in a city like Bombay, it can become really difficult. I had some existing loans and all, so most of the savings went off there. So we were literally with nothing. But yeah, this inner confidence was there that we will definitely, something will work out. But श्वेता, मतलब उस समय सोचना और फॉलो करना, because risks बहुत हाई होती है ना. See, we had stuff to sustain us. It's not that, so obviously we had to compromise a lot on our, we did not have international vacations. We did not have domestic vacations for a long time. We would go to, not very expensive
locations. We would go to, maybe travel by train at that time and not as much by flight at that time. So there were compromises there. But there was no compromise in the basic standard of living, as in, your food, water, shelter, what you call. So I was very clear. I've always been clear. Even today, if I have to do something and something is bubbling inside of me, and if there comes a situation where, my gut very strongly tells me that, you shut this up down and you have to follow this now, I will do that. Really? I will do So that. you're a high risk taker also. ऐसा नहीं है, मुझे रिस्क से डर लगता है. I would say I'm actually not a high risk taker. I'm a very safe player. But my only thing is worry in life is that I can't live a life where I am telling काश मैंने ये कर लिया होता. एंड आई ऑल्सो रियलाइज चलो हस्बैंड हैं या पापा फिर भी हैं एडवाइस के लिए, लेकिन जब कोई साथ कंटिन्यूस नहीं होता है और वन ऑफ अ केस उनसे डिस्कस करते हैं डिसीजन के लिए, तो ऐसे लगता है यार पूरा नहीं पता है, पूरा तो narrative नहीं पता ना. तो उस डिसीजन का इट इज़ वेरी टफ बिकॉज अब राय तो ले लेंगे बट उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना भी तो खुद की जर्नी और है. फिर पैसे ऐसा भी होता है ना जूही सी, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, व्हेन यू हैव मनी फॉर ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट एंड ये हमने जगह लेके ये कर दिया, मशीनरी लगा दी, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं. व्हेन यू डोंट हैव कैपिटल, डूइंग थिंग्स एंड ग्रोइंग फ्रॉम देयर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एज इन बिकॉज वही बिजनेस का पैसा आया, आपको अपने एक्सपेंसेस भी उसी में से निकालने हैं और आपको अपना फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए इन्वेस्ट भी उसी में से करना है. तो वो बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वो जर्नी भी थोड़ी सी आपकी स्लो हो जाती है. तभी तो आप देखो अभी लोगों के पास आइडिया होते हैं, फटाफट फंड रेज करना चाहते हैं, कर गुजरते हैं. हाँ, जिससे कि आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें करके उसको थोड़ा फास्ट पेस कर सको. तो व्हेन यू बूटस्ट्रैप्ड एंड ऑल, थोड़ा पेस थोड़ा स्लो हो ही जाता है. अदरवाइज यू इन्वेस्ट, बिकॉज इफ अगर आप बिजनेस में से ही पैसा कमा के वापस बिजनेस में डाल रहे हो तो ग्रोथ का पेस तो कम हो ही जाता है. बिकॉज अब यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ के लिए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले पैसे इकट्ठे करो फिर लगाओ. हाँ, और यार पैरेलली भी लगाओ. तो जो भी हमने भी मशीनरी वगैरह ली, ऐसा एक दिन में तो नहीं ली. वो आया तो कभी ये मशीनरी ले ली, कभी ये इक्विपमेंट्स ले लिए, कभी ऑफिस के लिए स्टोरेज बनवा लिया. इस तरह से धीरे धीरे करके ही होता है. एज अ वुमेन क्या आपको एडवांटेजेस लगे, डिसएडवांटेजेस लगे? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब बिज़नेस रन कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं हम अकेले रन कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर हैं. इसमें कोई बहुत शाबाशी वाली बात नहीं है. एक्चुअली बैंड बजी होती है हर समय पे. उस समय जब आप अकेले बने होते तो आप फाइनेंसेस भी कर रहे हो, आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, पैसे नहीं आ रहे होते, आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते हो. हम उसी ना वो कैश 22 वाली सिचुएशन, दुविधा में अटके होते हैं, वहाँ से घूम रहे होते हैं गोल कि अच्छा पैसा होगा तो ये इसको हायर करेंगे, पैसा होगा तो इसको हायर करेंगे. तो मुझे तो बहुत हायरिंग में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही सोचती थी, अरे अभी ना स्टेबल नहीं है, सेल्स स्टेबल नहीं है, तो अभी मैं कैसे हायर करूँ. आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मैं वहाँ से अपना टाइम फ्री अप करूँगी तब तो फिर मैं और आगे स्किल अप और बड़ा सोचूँगी. तो वो सोच लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा. सो अरुण, शुरुआत में आपने इंडिविजुअल ट्रेडिंग से शुरू किया या कैसे शुरू किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए. तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं जब कॉर्पोरेट में था उससे पहले भी थोड़ा बहुत हम लोग इन्वेस्टमेंट करते ही थे, आईपीओज वगैरह लगाते थे, छोटा मोटा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते थे, थोड़ी बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग सीख ली थी यूट्यूब से और दूसरी जगहों से. तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था. तो हल्का फुल्का छोटा मोटा प्रॉफिट बनता था, वो काफ़ी एक्साइट करता था कि चलो यार थोड़ा सा पैसा लगाया और आपको पैसा बना. तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ पैसा बनाया जा सकता है, बट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. मैंने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का लाइसेंस लिया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना, फिर एंजल ब्रोकिंग की हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, सब ब्रोकरशिप ली, और धीरे धीरे लोगों के अकाउंट्स खोलना शुरू किया, सो दैट लोग हमसे जुड़े और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज का रेवेन्यू बने. तो वो एक क्या होता है ना, शुरू में आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको वो एड्रेस कर पाए. और साथ ही साथ फिर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया लर्निंग के ऊपर. मैं थोड़ा सा, मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आप जितना सीख सकते हो ना उतना सीखो. तो मैंने सीखना शुरू किया, बहुत सारे टीचर्स को ट्राई किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और सीख सीख के मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता. आप बहुत सारी चीज़ों को सीख के बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया, फिर जाके कुछ
समझ में आया कि ये करने से तो नुकसान होता है और शायद ये करने से प्रॉफिट होता है। हाँ. तो बहुत नुकसान भी किया, बहुत बार अपने अकाउंट को बर्न किया, बहुत बार कैपिटल वाइप ऑफ हो गई। फिर कैसे रिस्क लिए आगे वापस से, कैसे बिल्डअप किया अपने आप? तो जिन चीज़ों से मेरा अकाउंट बर्न हुआ था, जैसे मैंने बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। तो बस लोगों को देखा सुना, ऑप्शंस बाय करता गया, वो लास्ट में जाके महीने के एंड में जीरो हो जाते थे। कुछ महीने पैसे कमाए, कुछ महीने नहीं कमाए। तो ऑप्शंस मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख के मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपरली ऑप्शन समझ में आने चाहिए, आपको डेरिवेटिव्स की पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कुछ एक अच्छे रिसोर्सेज ढूंढे, अच्छी बुक्स ढूंढी, उनको पढ़ा। यूट्यूब और दूसरे काफ़ी ट्यूटर्स हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप ढूंढोगे बहुत मिल जाते हैं। तो कुछ एक ट्यूटर्स के बारे में फीडबैक देखे और कुछ एक ट्यूटर से स्पेसिफिकली मैंने कुछ एक सेशंस लिए 2-3 दिन के। तो फिर मुझे समझ में आया कि बेसिक फंडामेंटल आखिर है क्या ऑप्शंस का। करेक्ट. और फिर जब वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, फिर छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, रिस्क को डिफाइन किया। पहले ऐसा होता था कि आपने ट्रेड ले लिया और उसको छोड़ दिया, जब तक वो बोलते हैं ना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आएगा, या तो जीरो हो जाए या मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। करेक्ट. बस वो दो ही एंड होते थे मेरे। मैं बीच में कभी भी एग्जिट नहीं करता था। तो फिर आई गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉसेस। मैंने ये देखा कि मुझे अगर 100 रुपीज़ का कैपिटल है ना, तो 3 रुपये या 4 रुपये से मैक्सिमम मैं अपना नुकसान जहाँ होगा ना मुझे, वहाँ मैं एग्जिट कर दूंगा। तो एटलीस्ट मेरे पास 96 रुपीज़ का कैपिटल बचेगा टू प्ले अगेन। दूसरी बार जब अकाउंट साफ हुआ तो वो किसी दूसरी वजह से था, कभी रिस्क की वजह से था, कभी छोटी कैपिटल से काम किया। मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो मुझे लगता है 10-12 लाख आप रुपए लेके आते हो ना, तो मत ही करो, नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अदर पीपल में डिफर विद दिस व्यू, क्योंकि इतनी छोटी कैपिटल के साथ आप क्या ही कर लोगे, क्या ही मतलब बना आप बोल रहे लोगे? हो उसमें फिर ट्रेडिंग नहीं करना? ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग इज वेरी गुड। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आप अगर इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो वो तो लाख रुपए से भी कर सकते हो, 50,000 रुपए से भी कर सकते हो, बिकॉज आप अच्छे असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट जब आप सोचो ना कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँ, तो आपको अपनी पोजीशन को हेज करना है, आपको कभी कभी कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना। पता चला 10 लाख रुपए लेके आए थे, 6-7 लाख रुपए का आपने एक ट्रेड ले लिया, और बाद में आपको उसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है या हेज ट्रेड लेना है, और आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो वहाँ आप लॉस बुक करोगे। तो मेरा कहना ये होता है कि छोटी कैपिटल के साथ में तो आपको कभी ऑप्शन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि खुद गलती करके सीखो, उससे बेटर है बहुत लोगों ने गलतियां कर ली हैं, उनकी गलतियों से सीखो, तो एटलीस्ट आपका कैपिटल सेफ रहेगा। So Anshul, I want to start by asking you, like you said NLP, and I kind of know a little bit about NLP. NLP is Neuro-Linguistic Program, but if you can elaborate and tell our viewers what exactly is NLP and... Literal definition पे मैं आता हूँ, as you said, it stands for Neuro-Linguistic Programming. How I look at NLP is essentially about modeling, and it's about modeling excellence. So there are neural pathways, and वो neural pathway कैसे बने हैं या कैसे हम उसको change करें, that is the science. You know, NLP has a lot of conscious mind and unconscious mind. Tell us about that, no? The language of conscious mind is words. So जो भी हम words की बातें कर रहे हैं, but the language of your unconscious is images, sounds, फीलिंग्स। ये सीखना क्यों ज़रूरी है पहली बात तो, या ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्या है कि हम अपने दिमाग से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सो द कॉन्शियस माइंड इज द थिंकर माइंड, बट हु इज द डूअर? द डूअर इज योर अनकॉन्शियस माइंड। तो हम लाइफ में क्या चाहते हैं कि मैंने एक गोल सेट किया, मैंने एक टारगेट बनाया, कॉन्शियसली बना लिया, अब मेरा अनकॉन्शियस माइंड मुझे उसमें सपोर्ट करे करने में। सो आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Napoleon Hill wrote the book Think and Grow Rich. So Andrew Carnegie at that point was the richest person in US. तो Andrew Carnegie ने Napoleon Hill को अपॉइंट किया। Napoleon Hill at that time was he used to work in a newspaper or a magazine. So Andrew Carnegie said that I will make you go to the most richest people in the world, and you just have to come back and create what is it that makes them rich. So Napoleon Hill created this book called Think and Grow Rich, which is one of the biggest seller, and correct. It's kind of a manual for people, right? Correct. But if you know very interesting fact, and I heard it, कि Napoleon Hill himself did not die a very rich person. कहीं ना कहीं he also did not he kind of missed out on certain things, या उसने वो चीजें apply नहीं करी unconsciously, that he could be, or maybe मतलब consciously उसके पास data था, but he didn't know how to utilize it or implement it. Let's say someone wants to get rich, or everyone is working, like most people are doing a job or a business, they are earning money. अब आप consciously पैसा कमाना चाह रहे हो, unconsciously let's say your mind has certain beliefs that earning money is the root of all evil,
और यू हैव सर्टेन नेगेटिव एसोसिएशंस, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. सो कॉन्शियसली आप रोज मेहनत कर रहे हो बट फिर भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? दैट इज वेयर यू वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट दैट रिलेशनशिप विद योर अनकॉन्शियस माइंड कि जो मैं कॉन्शियसली करना चाहूँ मेरा अनकॉन्शियस माइंड उसमें मुझे सपोर्ट करे करने में. A lot of people have so many brilliant ideas, but why are they not able to implement? Because unconsciously कहीं ना कहीं fear of failure है, कहीं ना कहीं डर है, right? So इसीलिए वो उसको apply नहीं कर पा रहे. Do you think more women should come out and do businesses and start on their own? What do you think? Juhi, I always think that it is not about being woman or not a woman. I would say it is very important to keep ourselves aside, keep this gender thought aside. That I am a woman, so I have to hold these responsibilities, and I am a man, so I have to hold these responsibilities. I would say, keeping this gender thought aside, every individual should stand for what leads to their happiness. And every individual should stand to add value to their life. I definitely think that not just men, women, everyone should be independent. There is nothing wrong in being a housewife. But if you're happy being a housewife, then do it. It's great. But if that soul is itching inside, ना मुझे कुछ करना है, किस दिन का इंतजार कर रहे हो? कर लो ना फिर. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़े से हस्बैंड के पैसे लूज होंगे या मे बी अपनी ज्वेलरी साइड में रख के कुछ कर लो. अगर आप फेल भी होते हो तो आप फेल नहीं हो रहे हो बिकॉज आप इतना कुछ सीख जाते हो. Some golden nuggets of perspectives that kind of changed your life. Most of the things that happen to you, you already have the tools in you to handle it. If you know that early on, you need not be prepared for anything. You will be put at task for things that you already know how to navigate through. ये मुझे इतना यकीन है इस बात पर, मैं सच कह रही हूँ कि आज अगर मुझे कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने को बोलता है ना और मुझे लगता है कि यार ये कैसे ले लूँ मैं, मुझे तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, ये कैसे करूँगी, ये तो मुझे कभी किया नहीं है, तो मुझे ये पता है कि मैं एक बार करना शुरू कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कैसे होना है. मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आ गया है. वो कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है. आपको इस स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न की चिंता ही नहीं करनी है. रिटर्न्स अपने आप बनते हैं. स्टॉक मार्केट इज गॉड. स्टॉक मार्केट इज इतना काइंड है, वो आपको ब्लेस करेगा रिटर्न से. आपको सिर्फ रिस्क को मिटिगेट करना है. जस्ट फोकस ऑन द रिस्क. अगर आपने रिस्क को एड्रेस कर लिया, रिटर्न्स अपने आप फ्लो करेंगे. बट लोग क्या करते हैं, रिस्क को तो देखते नहीं है, सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं. उनको ये होता है कि मैं अपने पैसे को रातों रात 2x कर लूँ, 4x कर लूँ, 10x कर लूँ. रिस्क जीरो. नो रिस्क मिटिगेशन और नो रिस्क पॉलिसी. तो अगर आपने रिस्क को एड्रेस कर लिया ना, रिटर्न्स अपने आप बनेंगे. मतलब कैसे होते हो? तो से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपके पास इनिशियल कैपिटल है और आपको लगता है कि मुझे इससे इन्वेस्टमेंट करना है. तो सबसे पहले उस 1 लाख रुपए को कभी भी एक स्क्रिप्ट में नहीं डालना है. अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बोलते हैं ना, डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट. तो मैं मेरी फिलॉसफी बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ. तो मैं मैक्सिमम एक स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम 8 to 10% पैसा डालता हूँ. तो से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है, तो मैं मैक्सिमम 8 से 10,000 रुपया एक कंपनी में डालूंगा. ठीक है. तो मेरे पास 10 से 12 कंपनीज होंगी जिनके अंदर मैं पैसा डालूंगा. फिर मैं 30% पैसा कभी भी एक असेट सेक्टर में नहीं डालता. तो असेट एलोकेशन आपका ना इस तरीके से होना चाहिए कि बहुत बुलिश है मार्केट तो भी यू आर गेटिंग समथिंग, बहुत बियरिश है तो भी आपको पैसा मिल रहा है, और साइडवेज मार्केट है, जब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो भी बॉन्ड्स आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, वो आपको कुछ ना कुछ आपको हर महीने हर साल आपको कुछ कमा के दे रहे हैं. तो आप डिसिप्लिन को और कंसिस्टेंसी को एक बार डिस्क्राइब कीजिए. तो डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपको रिस्क और स्टॉप लॉस उन दोनों को सबसे ज़्यादा एड्रेस करना है. तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद 100,000 रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपए से अगर मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे ये देखना है कि मैं इस पूरे 1 लाख रुपए में से जिस दिन मुझे 5,000 या 7,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा या 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, आई एग्जिट. ये हो गया डिसिप्लिन ऑफ मेंटेनिंग स्टॉप लॉस. कंसिस्टेंसी, मुझे इसी डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. अगर मैंने किसी एक स्क्रिप्ट के अंदर पैसे बना लिए और दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर मुझे नुकसान हुआ, तो मैंने उसका स्टॉप लॉस ले लिया, मैंने एग्जिट कर लिया. फिर अगेन कंसिस्टेंटली मुझे वापस वही स्क्रीनिंग करनी है, स्टॉक को फिल्टर करना है, जो नई स्क्रीन मेरी आई उसके अंदर मुझे अगेन इन्वेस्ट करना है, और फिर मुझे सेम रूल फॉलो करना है कि अगर मेरा 5 या 10% का स्टॉप लॉस लगा, आई टेक एन एग्जिट और फिर मैं एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा. तो जो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है ओवर द ईयर्स, कि जब भी मैंने 10 या 12 कंपनी सेलेक्ट की अपने पोर्टफोलियो के लिए,
2 या 3 कंपनीज ऐसे होती थी जो हमेशा मेरे पूरे पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म करती थी, वो 2x 3x 4x हो जाया करती थी। 3 या 4 कंपनीज ऐसे होती थी जो एवरेज परफॉर्म करती थी, मतलब 12-15% का रिटर्न दिया। 3-4 कंपनी ऐसी होती थी जो मुझे नुकसान देती थी। 4 या 5 बार मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता था और कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। बट वो जो 2 और 4 कंपनीज है ना, जो 4 गुना या 5 गुना होती थी, वो पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को 15, 17, 18, 20, 22% डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, वो पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को पॉजिटिव भी रखती थी और मुझे एक हैंडसम रिटर्न भी देती थी। तो उसके लिए डिसिप्लिन क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, जहां स्टॉप लॉस लगा वहां से एग्जिट किया, फिर नया इन्वेस्टमेंट किया। तो ये डिसिप्लिन रखा और कंसिस्टेंसी रखी तो पैसा बना। Correct. So it's all a game of patience also.